सुप्रीम कोर्ट ने आज भारतीय जनता पार्टी, गुजरात सरकार और नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व को एक बड़ा झटका दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने यह साबित कर दिया है कि अभी भी अदालतों में इंसाफ बाकी है। बिल्किस बानो गैंगरेप मामले में सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के जरिए गुजरात सरकार के ऊपर की गई है और यह कहा गया है कि गुजरात सरकार के पास यह राइट नहीं था कि वो इन आरोपियों को छोड़े, क्योंकि सुनवाई मुंबई हाईकोर्ट में चल रही थी, मुंबई की अदालत में चल रही थी और मुंबई की अदालत में जब चल रही थी तो महाराष्ट्र सरकार अगर चाहती तो इनको छोड़ सकती थी। नियमों के विरुद्ध जाकर के यह फैसला गुजरात सरकार के जरिए लिया गया। लेकिन सवाल इस पर यह भी खड़ा होता है कि मुंबई की कोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर मोहर क्यों लगाई, यह एक अलग सवाल बनता है। और फिर इसके बाद लोग यह भी जानना चाह रहे हैं कि क्या जो आरोपी हैं, 11 के 11 आरोपी, क्या अब सरेंडर करेंगे, क्योंकि 2 हफ्ते का वक्त सुप्रीम कोर्ट के जरिए दिया गया है कि 2 हफ्ते के भीतर इन्हें सरेंडर करना है। तो अब कानूनी जानकारों की बात करें तो उनके मुताबिक अभी भी कई रास्ते इन आरोपियों के, इन दरिंदों के पास बचते हैं। एक तो ये कि वो रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं 30 दिन के भीतर सुप्रीम कोर्ट में और इस फैसले को रिव्यू में जा सकते हैं। अक्सर इस तरह के केसेस सामने आए हैं पिछले कई सालों के दरमियान। सबसे बड़ा मामला था ईडी के डायरेक्टर का कि एक बार सुप्रीम कोर्ट के जज सख्त टिप्पणी करते हैं, उसके गैर कानूनी बताते हैं और फिर अगली सुनवाई में उनको 6 महीने का एक्सटेंशन दे देते हैं। तो अब यह देखने वाली बात होगी कि रिव्यू पिटीशन में भी क्या सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले को बाकी रखता है और उसके बाद इनको सरेंडर करना होगा। दूसरी बात जो एक कानूनी पेच बचता है उसमें यह है कि फिर अब महाराष्ट्र सरकार के जरिए इसमें रिपोर्ट लगाएं और उसके बाद फिर इनकी रिहाई हो। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि गुजरात सरकार इसमें कोई फैसला नहीं कर सकती, क्योंकि मामला महाराष्ट्र में चल रहा है, इसलिए महाराष्ट्र करेगी। अब सवाल यह खड़ा होता है कि महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं वहां पर। अगर यही मामला जब यह फैसला आया था तो उस वक्त जो है वो एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की सरकार थी, उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तो शायद इसमें इस तरह का रिपोर्ट नहीं लगाई जाती। लेकिन अब ये पूरी संभावनाएं हैं कि महाराष्ट्र सरकार इस मामले में रिपोर्ट जो है इन आरोपियों के पक्ष में ही लगाएंगी, क्योंकि जब ये जेल से छूटे थे तो इनका पूरी तरह से मालाओं से स्वागत किया गया था और उसके बाद एक आरोपी के रिलेटिव को जो है वो विधानसभा के लिए उतारा था और वो जीत भी गई थी और वो बाकायदा गुजरात इलेक्शन से पहले ये पूरा खेल खेला गया था ताकि गुजरात इलेक्शन में जो है इसके जरिए हिंदुत्व के वोट हासिल किए जा सकें। और हुआ भी ऐसा कि इनका जगह जगह पर स्वागत हुआ, मालाएं पहनाई गई, इनको शाबाशी दी गई कि तुमने बहुत अच्छा काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने इनको कन्वेंसिंग में भी उतारा। तो इस फैसले के बाद सवाल जो है यही बना हुआ है कि अब अगला स्टेप इन आरोपियों का क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर आपको सरेंडर करना होगा, जेल जाना होगा। तो बिल्किस बानो गैंगरेप मामले में दोषियों की जल्द रिहाई की अनुमति देने वाले गुजरात सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषियों की रिहाई के आदेश को निरस्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सजा को चुनौती देने वाली याचिका को सुनवाई योग्य माना है। इस मामले में न्यायमूर्ति BV नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइया की विशेष पीठ फैसला सुनाया है। अदालत अक्टूबर 2023 में 15 अगस्त 2022 को राज्य की छूट नीति के तहत 11 दोषियों को रिहा करने की गुजरात सरकार की कार्रवाई की वैधता के सवाल पर सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है वो भी आइए हम बताते हैं। जस्टिस नागरत्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सजा प्रतिशोध के लिए नहीं बल्कि सुधार के लिए है। क्यूरेटिव थ्योरी में सजा की तुलना दवा से की जाती है। अगर किसी अपराधी का इलाज संभव है तो उसे मुक्त कर दिया जाना
चाहिए। यह सुधारात्मक सिद्धांत का आधार है, लेकिन पीड़ित के अधिकार भी महत्वपूर्ण है। नारी सम्मान की पात्र है। क्या महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों में छूट दी जा सकती है? ये वो मुद्दे हैं जो उठते हैं। जस्टिस नागरत्ना ने कहा, हम योग्यता और स्थिरता दोनों के आधार पर रिट याचिकाओं पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये बातें सामने आती हैं। क्या पीड़िता द्वारा धारा 32 के तहत दायर याचिका सुनवाई योग्य है? दूसरा, क्या छूट के आदेश पर सवाल उठाने वाली जनहित याचिकाएं मानने योग्य हैं? नंबर 3, क्या गुजरात सरकार छूट आदेश पारित करने में सक्षम थी? सवाल नंबर 4, क्या दोषियों को छूट का आदेश कानून के अनुसार दिया गया? सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बिल्किस बानो केस में दोषियों की सजा में छूट को चुनौती देने याचिकाएं सुनवाई योग्य हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिकाओं की विचारणीयता के संबंध में जवाब देने से इनकार कर दिया, क्योंकि बिल्किस बानो की याचिका को पहले ही सुनवाई योग्य माना जा चुका है। जस्टिस नागरत्ना ने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को कोट करते हुए कहा, लोग ठोकर खाने से नहीं सुधरते। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि अपराध की घटना का स्थान और कारावास का स्थान प्रासंगिक विचार नहीं है। जहां अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है, वो सही सरकार है। अपराध किए जाने के स्थान के बजाय मुकदमे की सुनवाई के स्थान पर जोर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि 13 मई 2022 का फैसला, जिसने गुजरात सरकार को दोषी को माफ करने पर विचार करने का निर्देश दिया था, अदालत के साथ धोखाधड़ी करके और भौतिक तत्वों को छिपाकर प्राप्त किया गया था। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि राज्य जहां किसी अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है, वो दोषियों की माफी याचिका पर निर्णय लेने में सक्षम है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि दोषियों की सजा माफी का आदेश पारित करने के लिए गुजरात राज्य सक्षम नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र सरकार सक्षम है। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि गुजरात राज्य सरकार दोषियों की सजा में छूट आदेश पारित करने में सक्षम नहीं थी। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि केवल इस आधार पर गुजरात सरकार में क्षमता की कमी है, रिट याचिकाओं को अनुमति दी जानी चाहिए और आदेशों को खारिज किया जाना चाहिए। इस मामले में मैं आपको बताना चाहूंगा कि विपक्ष के नेताओं ने इसमें याचिकाएं डाली थी, जिस पर आज ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सुनवाई के दौरान केंद्र, गुजरात सरकार और दोषियों ने सजा में छूट के आदेश के खिलाफ CPI-M नेता सुभाषिनी अली, तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोत्रा, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन अस्मा शफीक शेख और अन्य द्वारा दायर जनहित याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा था कि जब पीड़िता ने स्वयं अदालत का दरवाजा खटखटाया है तो दूसरों को इस मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। साथ ही दोषियों ने दलील दी थी कि उन्हें शीघ्र रिहाई देने वाले माफी आदेश में न्यायिक आदेश का सार है और इसे संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर करके चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरी ओर एक जनहित याचिका वादी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने दलील दी थी कि छूट के आदेश कानून की दृष्टि से खराब हैं और 2002 के दंगों के दौरान बानो के खिलाफ किया गया अपराध धर्म के आधार पर किया गया मानवता के खिलाफ अपराध था। जय हिंद ने कहा कि शीर्ष अदालत के फैसले में देश की अंतरात्मा की आवाज छलकेगी। तो आप देख सकते हैं कि यह फैसला बड़ा शानदार सुप्रीम कोर्ट के जरिए आया है और उम्मीद यही की जा रही है कि अब इस मामले में शायद सुप्रीम कोर्ट में अगर दोबारा से याचिका डाली भी जाती है तो ये फैसला जल्दी पलटेगा नहीं। वहीं सवाल खड़ा होता है कि अब एक रास्ता ये बचता है कि महाराष्ट्र सरकार इसमें रिपोर्ट डाले और फिर इनको बाहर निकाला जाए।